तो इस देश में 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में फिर से एक बार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। अगर आप पूरी तरह देखेंगे तो 75 साल में से 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले। बैल जोड़ी थी आपने कांग्रेस को, हमने जनता ने सहयोग किया। फिर गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े को सपोर्ट किया। फिर पंजा आया, इंदिरा जी ने कांग्रेस तोड़ी तो पंजे को हमने सपोर्ट किया। लगातार लोगों ने सपोर्ट करने के बाद कांग्रेस ने कुछ वादे इस देश की जनता के साथ किए थे कि इस देश से हम गरीबी को हटाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाएंगे। क्या हुआ? 20 कलमी कार्यक्रम आया, 5 कलमी कार्यक्रम आया, 40 कलमी कार्यक्रम आया, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, पर गरीब की गरीबी नहीं हटी। ना जो कुछ बातें बताई गई थी वो कोई सपना पूरा हुआ। आज हमारे देश का अगर विकास करना है तो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक है हमारा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, और दूसरा हमारा उद्योग और इंडस्ट्री का क्षेत्र। तीसरा है सर्विस सेक्टर। हमारे देश में जो सकल उत्पादन होता है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, वो केवल 14% से 12 से 14% कृषि क्षेत्र से आता है। और एक समय महात्मा गांधी जी कहते थे कि 90% आबादी गांव में रहती है। पर धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ कि 30% आबादी ने अपना गांव छोड़ दिया और वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों में आए। आज यहां रहने वाले लोग कहां से आए? मेजॉरिटी लोग कोई बिहार से आए होंगे, कोई उत्तराखंड से आए होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से आए होंगे, और भी पंजाब से आए होंगे, कोई हरियाणा से आए होंगे दिल्ली में। क्यों आए? क्या खुशी से आए? वो कोई खुशी से नहीं आया, वो मजबूरी से आए। कांग्रेस के कार्यकाल में गांव में जाने के लिए रोड नहीं थे, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं था, किसानों के फसल के सही दाम नहीं थे, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, उद्योग नहीं, जवान लोगों के हाथों को काम नहीं, और किसान जिसको उपज तैयार कर रहे थे उसको भाव नहीं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के कारण मजबूर होकर लोग झुकी झोपड़ी में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आए। वो गांव से आए। मैं किसान हूं और मैं किसानों में ही काम करता हूं। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और वहां किसान हमारा बिजली तैयार करता है। अब आप मुझे बताओगे कि हमारे कृषि को पूरी तरह निग्लेक्ट करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तब मैं मुंबई में मंत्री था। आदरणीय मनोज जी आए, उनका ताली बजाकर स्वागत करिए। आइए आइए आइए, बहुत बहुत बधाई। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो उस समय, आप कभी मुंबई जाते होंगे तो मैंने उस समय समुंदर में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, फिर मुंबई पुणे हाईवे बनाया था, 55 उड्डान पुल बनाए। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो शहर में बहुत काम किया है, अब तुम हिंदुस्तान के गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने के लिए सड़क बनाइए और उसकी योजना आप तैयार करिए। मैं तब पहली बार दिल्ली आया
मेरी उम्र 36 साल की थी और वाजपेयी जी ने मुझे काम सौंपा। 3 महीने में मैंने वाजपेयी जी को रिपोर्ट दिया और 15 दिन के अंदर 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रपति जी ने घोषणा की, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने, और हमारे देश को पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मिली। ये आज भी फ्लैगशिप योजना है जो मुझे बनाने का सौभाग्य मिला। और हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। ये पहले क्यों नहीं हुआ? नेहरू जी नहीं कर सकते थे, इंदिरा जी नहीं कर सकती थी, राजीव जी नहीं कर सकते थे। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी गरीबों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, केवल गरीबों को वोट बैंक के रूप में माना। गलत नीतियों के कारण, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, ये कांग्रेस की सरकार का वर्णन होता था। और आज मैं आपको कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं कि जो 60 साल में कांग्रेस ने जो काम नहीं किया है वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया। सरकार की बात तो लंबी होगी, मैं अपनी बात करता हूं। मैंने केवल दिल्ली में 65,000 करोड़ के रोड बनाए। 65,000 करोड़, 35,000 करोड़ के पूरे हुए। दिल्ली से मेरठ 8,000 करोड़ का, बीच में 14 लेने 90 किलो। आपके यहां से नजदीक, आप जाते होंगे, मैं तो बहुत कम जाता हूं इधर। 8,000 करोड़ का रोड बनाया। मेरठ में मैं गया था, लोग मुझे बताते थे पहले हमको 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में पहुंच जाते हैं और आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस जाते हैं। फिर दिल्ली का रिंग रोड हमने बनाया, झगड़ा चल रहा था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट में केस थी। वो भूरे लाल करके एक हमारे रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, उनके अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। कोई राज्य अपना हिस्सा नहीं दे रहा था। मैंने कहा छोड़ दो, किसी के पैसे नहीं चाहिए। मैंने 12,000 रुपए खर्चा करके दिल्ली का रिंग रोड पूरा किया, पेरिफेरल रोड। अभी दिल्ली देहरादून हाईवे बना रहे आपका। मैं आज ही देख रहा था कितना ट्रैफिक जाम। आप कैसे रहते हो मेरे समझ में नहीं आता। मैं इसका इंस्पेक्शन करने के लिए गया था तो दोनों बाजू में कितनी तकलीफ आपको होती है, पर आप चिंता मत करिए, इस साल दिसंबर के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा और दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। ये जो हाईवे बन रहा है, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे अक्षरधाम से बागपत ईपी तक 31 किलोमीटर 3,500 करोड़ का है। गीता कॉलोनी से खजूरी खास तक 6.4 एलिवेटेड रोड है, बड़ा फ्लाईओवर है। 3 सर्विस रोड बनाए और हम निश्चित रूप से दिसंबर तक इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ISBT शास्त्री चौक, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, लोनी और मंडोला में इंटरचेंज बना रहे। गीता कॉलोनी, गांधीनगर, कैलाश नगर, शास्त्री पार्क, शाहदरा, कश्मीरी गेट, उस्मानपुर, खजूरी खास, करावल नगर, भजनपुरा, सोनिया विहार, वजीराबाद, इन सब लोगों का जीवन बदल जाएगा। अक्षरधाम से बागपत 30 मिनट में और लोनी से बागपत की सफर 10 मिनट में होगी। दिल्ली से देहरादून 12,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 212 किलोमीटर का रोड है, 6 लेन है और 2 घंटे में आपको देहरादून पहुंचेंगे। और आगे मैं और टनल बना रहा हूं। मुझे बताइए, दिल्ली से देहरादून इसके पहले क्यों नहीं हुआ? फिर दिल्ली से अमृतसर कटरा रोड बना रहे हैं, वो भी दिसंबर में पूरा होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में,
दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। और श्रीनगर से निकलकर हम लद्दाख लेह जाएंगे। तो लद्दाख लेह में जाने के लिए हमने झेड़मोर टनल बनाई और कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल 70-75% पूरी हुई। जो 12,000 करोड़ का एस्टीमेट था, हमने केवल 5,500 करोड़ में बनाई। जनता के 6,000 करोड़ बचाए। वहां से हम सीधा लद्दाख लेह जाएंगे। लद्दाख लेह से हम लोग मनाली तक आएंगे। तो 8 टनल हम बना रहे हैं। फिर रोहतांग पास आपको मालूम होगा, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अब हमने अटल टनल बनाई है, 8 मिनट में जाते हैं। और इतना ही नहीं, तो श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बनाई है। रोड भी अच्छा हुआ। अब आप एक दिन में सुबह निकलकर शाम तक दिल्ली वापस आएंगे, वैष्णवी माता का दर्शन लेंगे। फिर दिल्ली आएंगे तो दिल्ली से मुंबई हाईवे बनाया है, वो भी दिसंबर तक पूरा होगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। और दिल्ली से सूरत तक जाने के बाद एक 80,000 करोड़ का नया हाईवे का काम जोरों में शुरू है। वो है सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, मैंगलोर, पूरे साउथ को। दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो रहा है। हम भाषण में बोलते थे बचपन में विद्यार्थी परिषद में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये सपना पूरा हो गया। अभी मैंने 4 धाम का रोड अभी 70-75% ही पूरा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ आने वाले तीर्थाटन करने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो टूरिज्म में होने वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट 49% रोजगार निर्माण करने के लिए काम में आती है। अब उत्तराखंड के लोग, मैं सही बता रहा हूं आपको, बिष्ट साहब नाराज मत होइए, वो दिन अब दूर नहीं है कि उत्तराखंड के लोग दिल्ली छोड़कर फिर से चलो गांव की ओर करके वापस जाएंगे। जय श्री राम। बिहार के भी लोग जाएंगे। बिहार में मैं 5 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहा हूं। गंगा पर 9 पुल बना रहा हूं, 6 बन गए। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। मैं आपको यही पूछना चाहता हूं कि 10 साल में जो कुछ काम हुआ वो तो ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना। पर ये श्रेय किसी को है, ये बात जरूर है कि मनोज तिवारी जी मेरे पास 10 बार आए। ये पूरे रोड आपका दिल्ली देहरादून जो आपके यहां से बन रहा है, इस काम का श्रेय किसी को है, उसके फॉलोअप का तो मनोज जी को है। और उनको याद होगा कि इसके भूमि पूजन के लिए यही यमुना के इस पर तट पर एक कार्यक्रम हुआ था, आपने लिया था। जब वो फिल्म देखी तो एक पदाधिकारी ने, उसका नाम नहीं बता था, मेरे कान में पूछा, आप तो दिखा रही है तो सपना ही लग रहा है, ये पूरा होगा या नहीं होगा? मैंने बोला चिंता मत कर, मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। ये मीडिया के बंधु बैठे हैं, नम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध करता हूं कि मैंने कहा और नहीं हुआ, ऐसा एक भी काम मिलेगा तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। पर मेरे भाई लोग ये लगा नहीं सकते क्योंकि ये है ही नहीं। पर ये सब काम हुआ है, इसका श्रेय मुझे नहीं है, मोदी जी को भी नहीं है।
इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप मनोज जी को चुनकर नहीं देते, अगर मोदी जी चुनकर नहीं आते, अगर मैं मंत्री नहीं बनता तो ये काम कहां से होते? ये आपके कारण हुए। रोड की तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने विशेष रूप से दिल्ली को 2070 तक पानी की समस्याओं को भी सुलझा दिया है। पंजाब, हरियाणा बहुत झगड़े चलते थे। हमारे देश में जब मैं जल संधारण मंत्री बना तो कम से कम 23 झगड़े थे। मैं सब चीफ मिनिस्टर को बुलाता था मेरे यहां और मैं बोला दरवाजा लॉक कर दो, और जब तक झगड़ा नहीं मिटेगा, यूनानिमिटी नहीं होगी, दरवाजा नहीं खुलेगा। और 23 में से मैंने 17 प्रोजेक्ट क्लियर कर दिए। लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना 6,000 करोड़, रेणुका बांध परियोजना 5,000 करोड़, किशोर बांध परियोजना 12,000 करोड़, इसमें 1,000 यह सब उत्तराखंड और हिमाचल के प्रोजेक्ट है। इसका फायदा क्या है? बिजली उनको भले मिलेगी, पर इससे यमुना में पानी आएगा और 2070 तक दिल्ली को कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी। ये काम हमने किया। मुझे याद है कि नमामि गंगा का काम मेरे पास था। उसी कार्यकाल में गंगा की जो उपनदियां थी, काली नदी, वो कानपुर में ऐसी ऐसी गंदा पानी था, हमने सब शुद्ध किया। तब यमुना को शुद्ध करने की जिम्मेदारी ली। पानीपत, सोनीपत में यमुना को शुद्ध करने के प्रोजेक्ट किए और मैंने दिल्ली सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए। ओखला में एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट 564 एमएलडी 665 करोड़, कोरो नेशनल पीलर एसटीपी प्लांट 318 एमएलडी 515 करोड़, कोंडली एसटीपी प्लांट 204 एमएलडी 240 करोड़, रिटाला एसटीपी प्लांट 182 एमएलडी 212 करोड़, और दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 360 करोड़ लीटर सीवेज पैदा होता है। उसमें से 258 करोड़ लीटर दूषित जल की ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ, और भी काम बाकी है। केवल इतना ही नहीं, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने यमुना के बाजू में 750 हेक्टेयर का एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन पार्क, एक बगीचा बनाने का निर्णय किया था, इको फ्रेंडली। आप कैसे रहते हो? आप नारायण मत होइए, पर आपको सच बताता हूं, अगर दिल्ली में रहते रहोगे तो आपकी जीवन 10 साल कम हो जाएगा। नितिन गडकरी जिंदाबाद, दिल्ली में नितिन गडकरी जिंदाबाद। मैं 3 दिन आता हूं, 3 दिन में मुझे वायरल इन्फेक्शन होता है। दिल्ली में प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया और मैंने रिपोर्ट करके दी कि दिल्ली को हम ट्रैफिक जाम से कैसे मुक्त कर रहे हैं, प्रदूषण से कैसे मुक्त कर रहे हैं, यमुना को कैसे शुद्ध कर रहे हैं। मथुरा का हमने प्रोजेक्ट किया। मथुरा में बहुत गंदा पानी 80 एमएलडी था, वो पानी शुद्ध किया, इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को बेचा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, हाइब्रिड एन्युटी में किया। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 40 करोड़ में किया। आम के आम, गुठलियों के दाम। उस समय देहरादून, उत्तराखंड में सब जगह पर मैंने एटीपी प्लांट लगाए। और इतना ही नहीं, तो मेरी योजना थी कि यमुना में वाटर पोर्ट बने। वाटर पोर्ट यानी हवाई जहाज उतरे। मैं सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं खुद मुंबई के समुद्र में हवाई जहाज में समुद्र में पानी पे उतरा हूं। वो टेस्ट मैंने पूरी की। एमपीबीएस सी प्लेन, वाटर प्लेन। फिर मोदी जी ने कहा मुझे भी जाना है, तो अहमदाबाद में हमारा जो अहमदाबाद में बहुत बड़ा रिवर फ्रंट है, अपनी कौन सी नदी, साबरमती।
मोदी जी वहां हवाई जहाज पानी पे उतरा, बैठे, सरदार सरोवर गए, वहां से वापस आए। हम हवाई जहाज उतरने वाले वाटर पोर्ट बना रहे, तालाब में, डैम में, और जहां नदी होगी वहां पानी होगा, वहां हम वो टेक्नोलॉजी ला रहे, कानून बन गया। एविएशन वाले देरी कर रहे थे, मैंने कहा जल्दी बनाओ, तो बोले आपके पास जैसे आता है वैसे मेरे पास भी आता है। आप जिसको एमपीवीएस सी प्लेन बोलते हो उसको मैं फ्लाइंग बोट कहूंगा, हवा में उड़ने वाली बोट, और मैं कानून बनाऊंगा, 3 महीने के अंदर बनाओ। बन गया। अब 100 ऐसे हवाई जहाज आ रहे हैं, यमुना में रिवर फ्रंट पर आप पानी में उतर के डायरेक्ट 15 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेंगे, 1 घंटे में ताजमहल देखेंगे, फिर वापस आकर बैठेंगे, 15 मिनट के अंदर यमुना पे वापस आएंगे, 3 घंटे में आगरा हो जाएगा। ये सब हुआ आपके कारण। ये देश बदल रहा है। ये देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, जवान लोगों के हाथों को काम मिले, हम विश्व गुरु बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम दुनिया की ताकत बने, यही हमारा सपना है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो कार्यालय के सामने हमने बोर्ड लगाया, अभी भी वहां है, राष्ट्रवाद, हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। हम देश के लिए मिट जाएंगे, देश के लिए काम करेंगे, हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। दूसरा है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। बहनों और भाइयों, मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम 10 साल में कर चुका हूं। आपके बहुत कॉन्ट्रैक्टर पहचान के होंगे कि एक भी माय का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको बताएगा कि गडकरी साहब के पास फाइल क्लियर करने के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। एक भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आप बोलो मैं छोड़ दूंगा। इसका कारण हमारे मन में भाव है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, हमारा स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म, हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हमें विश्व में रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिल रहा है। मैं दुनिया घूमता हूं और मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं नेता नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्य करता हूं, मैं इंजीनियर भी नहीं हूं, मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूं, पर मैं जब भाषण करता हूं तो अभी यूट्यूब से मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है। पूरे विश्व में, अमेरिका और यूरोपियन देशों में मुझे सुनते हैं लोग। आज भाषण हुआ, सब सुनेंगे उधर। मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, डीलेट्स मिली है, और 5 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, बिहार और यूपी की तस्वीर बदल सकती है। ये किसान केवल अन्नदाता नहीं, हमने उसको ऊर्जादाता बनाया। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बनाया। मेरे घर में गाड़ी है, मनोज जी ने देखी है, मक्के से, फूड ग्रेन, गेहूं, चावल, कोई भी किसी से, बाम्बू से, बायोमास से हम इथेनॉल बनाते हैं। और मेरे पास इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली, जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है और यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करने वाली वर्ल्ड की पहली टोयोटा इनोवा मेरे घर पर है। जिसको विश्वास नहीं होगा देखने के लिए आइए। पानी से जो हाइड्रोजन निकलता है उसके ऊपर चलने वाली गाड़ी है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मैंने जब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस की बात की थी तो ये पत्रकार मुझे पूछते थे कि गडकरी साहब, ये इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आएंगे क्या? अब कोई गाड़ी बंद नहीं हुई, अब इलेक्ट्रिक कार की वेटिंग लिस्ट है। यही पत्रकार सब खरीद रहे, अभी स्कूटर खरीद रहे, कार खरीद रहे। दिल्ली में 5 साल के अंदर सब बसेस इलेक्ट्रिक की होगी, डीजल उपयोग में नहीं आएगा और दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होगी। और इथेनॉल किसका आएगा? किसानों का। हाइड्रोजन किसान बनाएगा। मैं ये सब बनाता हूं, आज टाइम नहीं है बताने के लिए, मनोज जी को पता है। मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं,
और फिर जब उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश सुखी होगा, समृद्ध होगा, संपन्न होगा, टूरिज्म के कारण रेस्टोरेंट खुलेंगे, फूड पार्क करेंगे, अच्छे रोड बन रहे, उसके कारण टूरिस्ट बढ़ेंगे, और उसके बाद वहां का किसान ईंधन बनाएगा। हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट डाला है, परली है ना, राइस स्ट्रॉ, परली जिसको बोलते हैं, जो जलने के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बन रहा है, इंडियन ऑयल ने डाला है। 150 टन डांबर बिटुमिन बन रहा है, जिससे हम रोड बनाएंगे। और इतना ही नहीं तो 76,000 टन, 76,000 टन हवाई ईंधन, बायो एविएशन फ्यूल बन रही है, हवाई जहाज चलेंगे। और मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड के पूरे एयरलाइंस के हवाई जहाज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इसलिए आएंगी कि पेट्रोलियम फ्यूल से हमारा किसान ने बनाया हुआ ईंधन सस्ता होगा, इसलिए आएंगे। और ये सब पैसा 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट है। इसमें 10 लाख से 12 लाख करोड़ अगर किसान के घर में जाएंगे तो बिहार, यूपी समृद्ध संपन्न होगा। तो यहाँ के झोपड़पट्टी में रहने के लिए लोग क्यों रहेंगे? देखिए, देश को बदलने के लिए सही नीतियां चाहिए। आप बोलने वाले? देश को बदलने के लिए सही नीतियां चाहिए, और देश को बदलने के लिए सही नेतृत्व चाहिए, ईमानदार नेतृत्व चाहिए। इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं लाखों करोड़ में बात करता हूं, मेरे पास ऐसा पैसा धड़धड़ आता है, बाहर बरसात आती है ना, वैसे पैसा आता है। मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमारे इनविट मॉडल को मैंने लॉन्च किया, 7 दिन का टाइम था। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मैं गोवा से दौड़ते हुआ गया, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बेल बजाई, इशू क्लोज किया और लोगों के पैसे वापस किए। पैसे की कमी नहीं है। इस देश में सही नीतियों के साथ ईमानदारी से देश के लिए और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के तस्वीर को बदलने के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। और भारतीय जनता पार्टी यही सपना पूरा करना चाहती है। मनोज तिवारी जी ने, यह क्षेत्र बहुत कठिन था, मैं भाजपा का अध्यक्ष था, वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे। मैंने कहा बिहार से मत लड़ो, इधर आओ। यहां से उनको टिकट देने में मैंने उनका समर्थन किया था, अध्यक्ष था उस समय। और मनोज जी एक गायक है, एक कलाकार है, एक पॉपुलर फिल्म स्टार है, वो तो है ही, और सांसद होने के बाद भी उन्होंने ईमानदारी से यहाँ के विकास के लिए सतत से वो फॉलो किया है, मेरे साथ किया है, यमुना के प्रोजेक्ट के लिए किया है। मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ नहीं पाऊं, पर मैं अब इनको कागज देके जाता हूं, ये इनके वेबसाइट पर आपको दिखा देंगे। बहनों और भाइयों, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये चुनाव मनोज जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव आपके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। क्या आपकी गरीबी आप हटाना चाहते हो? क्या आपके घर के युवाओं को आप रोजगार देना चाहते हो? क्या आप दिल्ली का एयर प्रदूषण, जल प्रदूषण कम करना चाहते हो? क्या दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना चाहते हो? क्या देश में पर्यटन, तीर्थाटन को बढ़ाना चाहते हो? अगर देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना चाहते हो तो 60 साल के कांग्रेस में क्या हुआ और 10 साल के हमारे सरकार ने क्या किया? हम विकास की राजनीति करना चाहते, जात पात की राजनीति नहीं करते। मुझे मालूम है आप लोग बहुत जात पात की राजनीति होती है। मैं भी सांसद हूं और मेरा फोटो दिखाकर भी 8-10 सांसद चुनाव जीतते हैं, पर मैं बहुत कट्टर हूं। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कहा, जो करेगा जात की बात उसको कसके पड़ेगी लात। आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता हमें नष्ट करनी है। सामाजिक समता, आर्थिक समता लानी है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को समाज के मुख्य प्रवाह में सम्मान के साथ लाना, यही हमारा मकसद है।
केवल शासन बदलना नहीं तो समाज बदलना हमारा उद्देश्य है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि बिल्कुल हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कमल की बटन दबाइए और उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए। जो 10 साल में हुआ वो तो ट्रेलर था, फिर असली फिल्म दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है।